तो हेलो गाइस। तो चलो भाई, आज हम लोग फाइनली अपनी जो मॉडर्न हिस्ट्री है क्लास 6 to 12th की, उसका लास्ट रिवीजन करते हैं। और फाइनली हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो ख़त्म हो जाता है आज संविधान सभा के गठन के साथ। हमारी जो कहानी शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी सन 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन पर, और ये कहानी ख़त्म होती है उन ही अंग्रेज़ों के भारत से जाने पर। और भारत की आज़ादी से पहले ही हमारे जो भारत है उसका जो कानून है उसका निर्माण होना शुरू हो गया था। इसी चीज़ को हम लोग आज देखेंगे। फटाक से चलो शुरुआत करते हैं जो आज की क्लास है उसको। संविधान सभा का गठन को अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये मतलब बेसिक चीज़ें जो हैं वो हम लोग पहले देख लेते हैं कि लागू कब हुआ था। तो हम सभी को पता है, तो गधा भी जानता है, क्लास 1 का बच्चा भी जानता है कि संविधान जो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसके अलावा कुछ छोटी-मोटी जो निबंध वाली चीज़ें होती हैं ना, वो लिखी हुई हैं यहाँ पर कि पृष्ठभूमि इसकी बात की जाए तो पृष्ठभूमि इसकी काफ़ी विशाल थी। भारत काफ़ी विशाल साम्राज्य था, विविधताओं वाला देश था और विभाजित था भारत और पाकिस्तान में। तो ये सब बहुत सारे जो दिक्कत हैं उनका सामना करते हुए हमारा संविधान जो है वो बनता है। हम देखते हैं कि भारत विशाल, विविध और विभाजित था। संविधान निर्माण का कार्य आज़ादी के पूर्व ही आरंभ हो गया था। इसमें कैबिनेट मिशन का भी योगदान रहा। मिशन का योगदान भी क्या रहा? कैबिनेट में मतलब जो मिशन था उसी ने ऐसा इसका प्रस्ताव वही लाया था संविधान सभा गठन का। उद्देश्य की बात की जाए तो स्वतंत्रता के बाद एकता बनाए रखना इसका इसके उद्देश्यों में से एक था। बाकी लोकतांत्रिक संस्थाओं को पोषण देना, विभाजित समय में साझा राजनीति ढांचा बनाना भी इसके उद्देश्यों में शामिल था। निर्माण की अवधि की बात की जाए तो इसको बनने में हम लोग को टोटल 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगता है। और दिसंबर 1946 से शुरू हुआ ये कहानी ख़त्म होता है नवंबर सन 1949 को। 11 सत्र होते हैं, 165 बैठकें होती हैं और गहन बहसों के बाद ये संविधान का निर्माण होता है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया अस्थिर और हिंसात्मक थी। स्वतंत्रता के बाद विभाजन की भी त्रासदी का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों का विस्थापन हुआ और हजारों की मौत हुई। ब्रिटिश शासन समाप्ति के बाद रियासत जो थे उनका भी विलय कराना था। रियासतों के विलय कराने का जो काम है वो हम लोग के सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। और हमारे पास जो रियासतों का विलय करना है ये बहुत ही बिग चैलेंज था, काफ़ी बड़ा हमारे पास ये चैलेंज था। अब हम बात करते हैं संविधान सभा गठन के बारे में। ये तो हमारा परिचय था। संविधान सभा गठन की बात की जाए तो कैबिनेट मिशन योजना आती है सन 1946 में। उसके तहत भारत में संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा के गठन के दौरान हमारे जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, पहले मुख्य अध्यक्ष हमारे होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 292 सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं से चुने जाते हैं। 93 सदस्य रियासतों द्वारा नामित होते हैं, जो उस समय रजवाड़े हुआ करते थे, शासन जैसे हमारे बनारस में है हमारे एक राजा साहब, उस तरीके से रियासतें। इसके बाद हम देखते हैं सदस्यता सीमित मताधिकार पर आधारित था। सीमित मताधिकार का अर्थ यही है कि यहाँ पर मताधिकार जो है वो केवल शिक्षित और संपत्ति जिनके पास है, संपत्तिवान लोगों के पास ही मताधिकार का अधिकार था। इसके बाद हम देखते हैं कांग्रेस का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। 82% सदस्य जो हैं वो कांग्रेस से ही होते हैं इस सभा में, संविधान सभा में। सभा में विचारधाराओं की बात की जाए तो समाजवादी विचारधारा के भी लोग थे, धर्मनिरपेक्ष और रूढ़िवादी विचारधारा के भी लोग यहाँ पर मौजूद थे। इसके बाद बहसें जो होती थी वो प्रेस के माध्यम से जनता तक जाती थी, और इसी प्रकार जनता का भी यहाँ पर प्रतिनिधित्व देखने को मिलता था हमारे संविधान के गठन में। अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेहरू जी जो थे वो हमारे थे उद्देश्य प्रस्ताव पारित करने वाले या फिर प्रस्तुत करने वाले आदमी। उद्देश्य प्रस्ताव पारित होता है हमारा मतलब प्रस्तुत होता है हमारा 13 दिसंबर 1946 को। अंबेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि आई थिंक ड्राफ्ट कमेटी कहा जाएगा इसको। हाँ, ड्राफ्ट कमेटी के, ठीक है, मसौदा हिंदी में है। NV राव हमारे संवैधानिक सलाहकार थे। SN मुखर्जी अंतिम पाठ तैयार करते हैं, और पटेल जो है वो रियासतों का एकीकरण करने का काम करते हैं।
एक बहुत बड़ा मंडल लगा था यहाँ पर, बहुत बड़ी बुद्धि लगी थी यहाँ पर, कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आज़ाद भारत के लिए संविधान बनाने की जो सभा है उनमें जो दिमाग लगा रहे होंगे वो लोग, मतलब खतरनाक गाइस यार। कानून बनाना बहुत बड़ी बात होती है। चलिए भाई, 13 दिसंबर सन 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो संविधान की आत्मा बना। इसमें भारत को स्वतंत्र, संप्रभुत्व और गणराज्य घोषित किया गया। न्याय, समता, बंधुत्व, स्वतंत्रता इसके मूल्य बनाए गए, जैसा कि हमारे प्रस्तावना में लिखा ही हुआ है। ठीक है, नेहरू, हमारा संविधान विदेशी उदाहरणों की नकल नहीं होगा, यह भारतीय भूमि पर उगे विचारों से उपजेगा। यह यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन संवैधानिक परंपराओं से प्रेरित था। हालांकि ये बात भी कही जाती है और उसी के बगल में ये बात भी होती है कि यहाँ से प्रेरित भी था। ठीक भाई, कोई बात नहीं, लिखा है तो हम पढ़ लेंगे और का। शक्ति किसी बाहरी, नेहरू जी फिर कहते हैं, शक्ति किसी बाहरी सत्ता से नहीं बल्कि भारत की जनता की इच्छा से आती है। अधिकार की बात की जाए तो संविधान सभा में नागरिकों और समूहों के अधिकारों पर गहन बहस हुई। सदस्यों का मत था कि संविधान केवल शासन का दस्तावेज न होकर जनता की भावनाओं का प्रतीक होना चाहिए। यह चर्चा आगे चलकर मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में बदली। हमारे भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार और नीतिक निर्देशक तत्व दिए गए। मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति है वो नकारात्मक प्रकृति के तौर पर हम कहेंगे, क्योंकि ये जो है हमारे 2 मिनट विरोधी कील डालते हैं तो कुछ देर बाद हम देखते हैं। हाँ तो गाइस, एक फ़ाइल मैंने वहाँ डाउनलोड करके रखा था, वो डाउनलोड हो गया, चलने लगा अपने आप। चलो भाई, मतलब एक वीडियो ही था दूसरे चैनल के लिए। चलो, तो हम कहाँ पर थे यार। हाँ, हमारा जो मौलिक अधिकार है वो एक नकारात्मक प्रकृति का होता है, क्योंकि ये सरकार की जो शक्तियाँ हैं उनको सीमित कर देता है और हमारे अधिकारों को बढ़ा देता है। उसके बारे में बात करते हैं। चर्चा आगे चलकर मौलिक अधिकार बनती है। इन अधिकारों को नकारात्मक अधिकार कहा गया क्योंकि सरकार के पक्ष में नहीं रहते हैं। बी पोकर बहादुर करके कोई रहते हैं, वो कहते हैं कि SC ST के लिए पृथक निर्वाचन होना चाहिए और इसका वो समर्थन करते हैं। इन्हीं का समर्थन करते हैं हमारे BR अम्बेडकर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सन 1932 में, सन 1932 में जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, गांधी जी और अम्बेडकर दोनों ही उस सम्मेलन में शामिल होते हैं। इस सम्मेलन में हमारे अम्बेडकर जी जो हैं वो कहते हैं कि जो हमारे दलित हैं उनके लिए एक पृथक निर्वाचन किया जाएगा। मतलब इनका निर्वाचन, इनके अंतर्गत जो है निर्वाचन होगा। अगर कोई व्यक्ति इससे शामिल होता है तो दलित को दलित ही वोट देगा, ये बात कहने की मांग हुई थी। निर्वाचन, दलित को दलित ही वोट देगा, ऐसा सिस्टम था। तो यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि नहीं, अगर ऐसा होगा तो हमारा भारत विभाजित हो जाएगा। वो आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। अब अम्बेडकर जी घबरा जाते हैं कि मर वर गए, दिक्कत हो जाएगा। अपना जो अम्बेडकर जी हैं वो अपना बात वापस ले लेते हैं, चलो भाई ठीक है, आप ही की बात मान लेते हैं। और पूना समझौता होता है इसी बीच 1932 में, और गांधी जीत जाते हैं। फिर आमरण अनशन पे आ गए। सरदार पटेल ने इनका तीव्र विरोध किया SC ST वाले मामले पर। अंततः सभा ने संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाया। संयुक्ति क्या लिख दिया है भाई मैंने, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाया। SC ST आदिवासी महिलाओं के विशेषाधिकार की मांग हुई। संविधान सामाजिक क्रांति का उपकरण बन गया। ये बहुत ही स्पेशल लाइन लगी मुझे कि संविधान जो है वो सामाजिक क्रांति का उपकरण बना। मतलब क्या लाइन है, खतरनाक। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है, ये तो पता ही है। मजबूत केंद्र के लिए शक्तियों का विभाजन किया गया। शक्तियों में विभाजन के अंतर्गत 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और एक और हमारे पास कहा गया अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 ये कहता है कि जो केंद्र है वो केंद्र को संभालेगा ही। केंद्र किसी राज्य को भी संभाल सकता है राज्यपाल की अनुमति से। राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य शासन संभाल सकता है केंद्र। राजस्व विभाजन केंद्र के पास होगा, मतलब राजस्व जो कर एकत्रित होगा वो अधिक से अधिक केंद्र के पास ही जाएगा।
क्योंकि केंद्र को ही सबसे मजबूत बनाने पर इस समय कार्य करना था। केंद्र को ही मजबूत बनाना था सबसे ज़्यादा। चलो भाई ठीक है, इतना तो बड़ा। हिंदी बनी राजभाषा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यहाँ पर इसके अंतर्गत हम लोग को दिया गया। उस समय आई थिंक उम्र थी 21 वर्ष, उसके बाद फिर 18 वर्ष हो गई। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। चलो भाई ठीक है। फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। जहाँ शुरू हुआ कहानी वहीं कहानी ख़त्म भी हो गया, और इसी के साथ हमारा मॉडर्न हिस्ट्री भी खत्म होता है। मज़ा आया नोट्स बना के रिवाइज़ करके, और कसम बताऊँ तो वीडियोज़ बनाने से मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। मतलब रिवीजन हो जा रहा है मेरा खतरनाक तरीके से। मैं भी सोच रहा हूँ कि पूरा मॉडर्न हिस्ट्री एक साथ रिवाइज़ करूँगा, बनेगी घंटे भर की वीडियो। अब देखा जाए कभी ज़िंदगी में, क्योंकि अभी तो मैं अपना बीएससी ही पढ़ना है मुझको। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज इकोनॉमी की क्लास नहीं हुई, कैंसिल होगी, पता नहीं क्यों। चलो भाई ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं कभी और।